हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, और साथ में हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है वो। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करूं आपसे कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, तो पहले में कॉस्ट में क्या आएगा, प्रोडक्शन में क्या आएगा, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, कि प्रोडक्शन कितना करना चाहिए। फिर इसको प्रोडक्शन के जो आउटपुट है उसके लिए इनपुट चाहिए कुछ न कुछ, जिसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फिर होते हैं प्रोडक्शन के फंक्शन, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोडक्शन करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हम आज ये टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर हम पढ़ेंगे रिटर्न टू स्केल, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसी में इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी भी हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रोडक्शन का टॉपिक आज का हम करने वाले हैं, यानी कि आज अपना जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और कुछ बेसिक सा जो प्रोडक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट में फिर कॉस्ट कंसेप्ट, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि पहला हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फिर हम पढ़ेंगे रिटर्न टू स्केल, और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे फिर कॉस्ट के बारे में। इस तरह से थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे सर, एक तो पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में, और एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। आइए रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ये PYQ पेपर में पूछा गया है, तो मैं साथ के साथ इंपॉर्टेंट निशान लगा देता हूँ कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशन जो है फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि आउटपुट से है, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट का रिलेशन मॉनेटरी एस्पेक्ट से। ये PYQ क्वेश्चन था। प्रोडक्शन में यूनिट बनाई जाती है, इसलिए फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ आउटपुट कहलाता है, और कॉस्ट में पैसा लगता है, इसलिए मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ आउटपुट कहलाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। और इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो ऐसे चलता है, यू शेप का, इन्वर्स यू शेप का होता है प्रोडक्शन वाला, और कॉस्ट होता है वो आपका जो है यू शेप का होता है। यानी कि अगर इसको सर्कल को ऐसा बनाओ, इसको ऊपर का जो पोर्शन बच गया वो प्रोडक्शन के लिए है, और नीचे का जो पोर्शन बच गया वो आपका कॉस्ट के लिए है। तीन तरह का प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। तीन तरह की कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइएगा जी, जो इसके बाद आता है विद द रिलेशन ऑफ द, क्या क्या है इसके अंदर, हम क्या आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, आज इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक में फिर रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे, और इकोनॉमी या राइशियो पॉइंट वगैरह बाद में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले करते हैं बात प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, ये भी पेपर में याद रखना है कि टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, इसमें मशीनों का यूज़ किया जाता है ना, इसलिए टेक्निकल रिलेशनशिप होता है किसके अंदर, बिटवीन द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स, यानी कि कितना आपने आउटपुट किया और कितना उस आउटपुट के लिए कितना आपने इनपुट लगाया, उनका एक रिलेशन क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार तरह के थे, जिसमें लेबर और कैपिटल हम इसमें लेके चलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सॉरी प्रोडक्शन फंक्शन। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दे रखी है प्रोडक्शन फंक्शन की, आइए वन बाय वन इसको रीड आउट कर लेते हैं। पहला, प्रोडक्शन फंक्शन इज रिप्रेजेंट द फंक्शनल रिलेशनशिप या टेक्निकल रिलेशनशिप आप बोल सकते हो। किसमें, इनपुट में सर, जो फैक्टर थे चार, उनमें से दो लिए, लैंड और कैपिटल, और आउटपुट में। ठीक है, उनके अंदर फंक्शनल रिलेशनशिप या टेक्निकल रिलेशनशिप आप बोल सकते हो। ठीक है, ये डिनोट करता है फ्लो ऑफ इनपुट को, कि कितना इनपुट लगाया तो आउटपुट कितना होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। टेक्नोलॉजी को शो करता है, ये टेक्नोलॉजी को फिक्स मानना है, जो एक गिवन टेक्नोलॉजी वही है। टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो प्रोडक्शन में चेंज होगा, नो डाउट। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने से प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है, ये आपको याद रखना है। प्रोडक्शन फंक्शन का रिलेशन मॉनेटरी से नहीं है, बल्कि कॉस्ट का जो रिलेशन मॉनेटरी से, प्रोडक्शन का जो रिलेशन है वो फिजिकल एस्पेक्ट या रिलेशन से है। प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आइए अब इसके जंक्शन देख लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी को फिक्स मानना है एक पर्टिकुलर टाइम में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल होते हैं, मोस्ट वाइबल यूनिट, यानी कि एक लेबर दो लेबर ऐसा यूज कर सकते हो। देर आर ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाना है आपको, कैपिटल वैसे चार होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो ही को हम लेके चलेंगे। और शॉर्ट रन के अंदर जो सप्लाई ऑफ फैक्टर इन इलास्टिक होते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि आप सिर्फ लेबर को बढ़ा सकते हो, शॉर्ट रन में कैपिटल या मशीन नहीं खरीद ला सकते, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। इसके बाद टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक तो फिक्स होता है, सॉरी एक वेरिएबल होता है, और अदर फिक्स होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। ये याद रखना है, पेपर में पूछा गया था कि कितने वेरिएबल होता है, आप बोलो सर मिनिमम एक तो होता ही होता है। इसके बाद क्या होता है शॉर्ट टर्म में, अगर हम लैंड और लेबर लेंगे तो लेबर वेरिएबल और लैंड फिक्स होते हैं। कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज एक आप सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है।
मैन्युफैक्चरर जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नई मशीनरी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। मैन्युफैक्चर चेंज सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कर सकता है, जिसका नाम है लेबर। ठीक है, ये टू द पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक गिवन क्वांटिटी ही प्रोडक्शन कर सकता है फिक्स फैक्टर के साथ, और यानी कि फिक्स फैक्टर होते हैं और वेरिएबल फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है। शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, मैन्युफैक्चर सिर्फ अपने प्लांट की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी तक बढ़ा सकता है, नया प्लांट नहीं लगा सकता। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का अगर मैं इसको मैथमेटिकली अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट फंक्शन ऑफ लेबर। सिर्फ लेबर के कारण यहाँ पर लेबर आएगा। अगर लॉन्ग रन होता तो लेबर के साथ कैपिटल भी आता। एग्जाम्पल दिया गया है शॉर्ट रन का। मान लिया कि 10 यूनिट लेबर है, 6 एकड़ लैंड है, तो एक बार 6 एकड़ पर 1 लेबर लगाई तो 6:1 की रेशो, फिर 6 एकड़ पर 2 लेबर लगाई तो 6:2 की रेशो, यानी कि 3:1 की रेशो। यानी कि कहने का मतलब है कि शॉर्ट रन में लेबर का यूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शन में। इनके लेबर डिफरेंट प्रोपोर्शन में, आउटपुट अलग अलग होता है। लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं तो इसका बिल्कुल अपोजिट आप बोल सकते हो। सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, किसी में भी आप चेंज कर सकते हो, और सभी इनपुट जो होते हैं वो सिंगल आउटपुट के लिए वेरिएबल होते हैं। एक ही बात है ये तो। और लॉन्ग रन में एक्सप्लेन किया जाता है, इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोला जाता है। ऊपर वाले को शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, फर्म अपनी एग्जिस्टिंग पॉइंट से ज़्यादा आगे जाकर भी काम कर सकती है, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। प्रोड्यूसन कन्वर्ट कर सकता है सभी इनपुट को अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मैथमेटिकली, क्वांटिटी फंक्शन ऑफ लेबर, और सी का मतलब यहाँ पर कैपिटल दे रखा है। ठीक है, सभी के सभी इनपुट जो लॉन्ग रन में वेरिएबल होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक बिल्डर जो लॉन्ग रन में नई बिल्डिंग बना सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में नहीं बना सकता। अब आते हैं मेन फीचर ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। 4 फंक्शन है जी, ये याद रखना है। ये भी PYQ पेपर में पूछा गया था कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, तो आपको याद रखना है। एक आता है आपका सब्स्टिट्यूबिलिटी, कि जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, सर दोनों का साथ में यूज किया जाता है, कि जैसे लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल का यूज किया जा सकता है, या फिर शॉर्ट रन में भी कैपिटल एक को फिक्स जरूर माना जाता है, लेकिन यूज साथ में किया जाता है। स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन है वो पर्टिकुलर किसी न किसी चीज़ से रिलेट होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल से, स्पेशलाइज लेबर से। अब मान लीजिए कंप्यूटर चलाना है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, तो ऐसे ही बोल रहा है कि स्पेसिफिसिटी से फैक्टर एक तत्व हो इसका। और प्रोडक्शन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, खासकर लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूँ तो। अब इसमें 4 आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, सब्स्टिट्यूएबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, स्पेसिफिसिटी और प्रोडक्शन टाइम। ये चारों याद रखना आपको। ठीक है, पेपर में यही पूछा गया था। इसके बाद दिया गया है चार्ट अपने पास, क्या दिया गया है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें 3 तरह के दे रखे हैं, वैसे 2 ही होते हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके दे रखा, तो इसलिए चार्ट भी दिया गया है। एक चीज़ को यहाँ पर थोड़ा बहुत रिपीट किया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला था जी प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे सिर्फ। जैसे पहले 6 एकड़ लैंड पर 1 लेबर, फिर 6 एकड़ लैंड पर 2 लेबर। पहले तो 6:1 का रेशियो होगा और ये 3:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो होगा, तो ऐसा फर्क पड़ता है। चेंज इन स्केल का मतलब होता है सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ये लॉन्ग रन की बात करता है। प्रोडक्शन फंक्शन चेंज इन स्केल और प्रोपोर्शन दोनों के लिए, इनकी प्रोपोर्शन वर्ड शॉर्ट टर्म के लिए, स्केल लॉन्ग टर्म के लिए, ये याद रख लेना बस। ठीक है, चेंज इन सिंगल वेरिएबल, अदर फैक्टर आर कांस्टेंट होता है। इन प्रोपोर्शन में सिंगल वेरिएबल में चेंज होता है, और इसमें सारे वेरिएबल में चेंज होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, उनमें चेंज होता है। देखो प्रोपोर्शन होता है सिंगल वेरिएबल में होता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है, या फिर रिटर्न टू ए फैक्टर के नाम से। स्केल नहीं याद रखना, स्केल का मतलब होता है लॉन्ग रन, फैक्टर के नाम से जाना जाता है शॉर्ट रन में। और ऑल फैक्टर में चेंज, इसको रिटर्न टू लॉ ऑफ रिटर्न बोलते हैं, लॉन्ग रन के अंदर होता है। और जब 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनमें चेंज होता है, तो इसको आइसोक्वांट कर्व के हेल्प से शो किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला, तो इतना ही है जो आज का अपना टॉपिक भी है। जो आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूँगा, जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न, इसके अंदर एक तो लीनियर या होमोजीनियस होते हैं। आप बोल सकते हो कि प्रोपोर्शन जो चेंज होता है लेबर में, मान लिया कि 6 एक लेबर थी, फिर 12 2 लेबर हो गई, मतलब सॉरी 1 लेबर 6 एकड़ पे लगाई गई थी, अगले लेबर 12 एकड़ पे लगाई। इस टाइप से क्या है, आउटपुट चेंज इन दी सेम प्रोपोर्शन चेंज इन दी इनपुट। जितना इनपुट में चेंज हुआ उतना आउटपुट में चेंज होगा।
ये तो होता है होमोजीनियस या लीनियर। लेकिन अगर इनपुट में चेंज अलग रेशियो से है, आउटपुट में चेंज अलग रेशियो है, तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर या होमोजीनियस। आइसोक्वांट में हम बात करेंगे, आइसोक्वांट सेम आउटपुट होता है, इसमें आउटपुट चेंज नहीं होता, एक तो फिक्स फैक्टर से, एक वेरिएबल फैक्टर से, ये दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन इससे पहले हमें लॉ ऑफ प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। आउटपुट यानी कि कोई भी सर आउटपुट जो है वो गुड्स का वो डिपेंड करता है, गुड्स आएगा यहाँ पर गुड की बजाय, कि आउटपुट ऑफ एनी गुड्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को तो कांस्टेंट माना गया है, इनपुट में चेंज करते थे, इनपुट में चेंज होने से आउटपुट में जो चेंज होता है उसको लॉ ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अलग अलग होता है। मान लिया कि कई बार क्या होता है कि सर आगे आएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे जिधर कि सर प्रोडक्शन के इनपुट में कई बार चेंज जितना होता है आउटपुट में से ज़्यादा भी चेंज हो सकता है, उससे कम भी चेंज हो सकता है, उसके बराबर भी चेंज हो सकते हैं। ये आगे वाले पोर्शन में हमने पढ़ने वाले हैं। तो चेंज इन दी प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रोपोर्शन। देखो सिर्फ एक फैक्टर के कारण प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है, उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर सभी फैक्टर के कारण प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है तो उसको हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के नाम से जाना जाता है। तो अल्टीमेटली बात ये होगी सर कि फिक्स और वेरिएबल दो तरह के फैक्टर होते हैं शॉर्ट रन के अंदर। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिसको सर आउटपुट में चेंज से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता शॉर्ट रन में, जैसे लैंड। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ने पर बढ़ते हैं, प्रोडक्शन कम होने पर कम यूज किया जा सकता है, जैसे कि लेबरर। फिर आता है टाइम पीरियड, एक तो शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है सर, जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ एक वेरिएबल होता है, यानी कि जो मशीनरी वगैरह है उसको आप उसके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की यूज कर सकते हैं, नई मशीनें ले जा सकते हैं। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसलिए आप कितनी भी मशीनें या कितनी बिल्डिंग बाय कर सकते हो। इसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ आउटपुट या प्रोडक्ट इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होता है सर, प्रोडक्शन कितना क्या प्रोडक्ट और इन शॉर्ट रन, या फिर वेरिएशन आउटपुट। सर आउटपुट में क्या होता है, तीन तरह के होते हैं, टोटल आउटपुट, एवरेज आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्ट। सॉरी, प्रोडक्ट बोलो आउटपुट बोलो, बात एक ही। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है सर, जब एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज से जितना मैक्सिमम आप आउटपुट कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट को टोटल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। फिक्स फैक्टर के साथ साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज करना जिससे मैक्सिमम आउटपुट आपको हो, उसको टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ये जैसे दे रखा है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट एक इंडिकेटर होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ये पेपर में पूछा गया है तो आइए आपको याद रखना पड़ेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है सर, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन लेबर, या फिर ये हम पढ़ के आए थे पीछे भी, ये फॉर्मूला भी इसका बनता है कि सर जब एक एडिशनल फैक्टर में या तो आप इंक्रीज करते हैं एडिशनल फैक्टर को या डिक्रीज करते हो, तो टोटल आउटपुट में या टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज होता है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन में क्या क्या बेसिक रिलेशन है, आप ऐसे बोल सकते हो। एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन, इसका ऐसे फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये एवरेज प्रोडक्ट होता है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, याद रख लेना, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव, मैक्सिमम है यहाँ तो, लेकिन ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, या आप बोल सकते हो इतना पोर्शन ये पॉजिटिव में आता है। यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आ गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देखिए एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज, सर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन द, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है तब, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट तब बढ़ेगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। अगला नेक्स्ट, द एवरेज प्रोडक्ट इज द मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ पर, यहाँ पर होगा सर। इस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये हो गया। थर्ड क्या दे रखा, देखिए द एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज, एवरेज प्रोडक्ट कम होता है यहाँ, इस पोर्शन में एवरेज प्रोडक्ट कम होता है। व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट कब, लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर कम हो रहा है तो ये एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है, ये रहा पॉजिटिव सर, ये जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव होगा। यानी कि एवरेज प्रोडक्ट कभी भी, आप ऐसे बोल सकते हो, ये मार्जिनल हो गया तो एवरेज प्रोडक्ट कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ये हमेशा कम होता चला जाएगा यहाँ के बाद। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन को। अब वही है, आप बोलो सर फिर आ गए, एक ही चीज़ को बार बार थोड़ा हर चीज़ के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, बात एक ही है।
आइए पढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, शॉर्ट रन के अंदर वही बात, एक ही बात बार बार बोलेगा कि सर वेरिएबल फैक्टर में फिक्स फैक्टर के साथ, वेरिएबल फैक्टर में जो फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर यूज करने से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज होता है उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। शॉर्ट रन भी ऐसा किया जाता है, लॉन्ग रन में तो स्केल बोलते हैं। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके का, तो क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर इसको रिटर्न टू ए फैक्टर बोल लो, इसको रिटर्न टू ए स्केल बोलो। रिटर्न टू ए फैक्टर क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर में चेंज, अदर को कांस्टेंट, यानी कि सिंगल, बार बार वर्ड आ रहा है, एक सिंगल एक वेरिएबल में चेंज करने से, ठीक है। यहाँ पर ऑल फैक्टर में आता है, ये शॉर्ट रन, ये लॉन्ग रन, बस। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। अब आप समझ गए सर शॉर्ट रन की बात कर रहा है ये। प्रोडक्शन विद द वन वेरिएबल इनपुट, ये भी एक बात शॉर्ट रन की है, और लॉ वेरिएबल पोर्शन, ये भी एक ही बात है। तो सारी अगर कंक्लूजन निकाले तो वही है सर, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर के साथ एक वेरिएबल फैक्टर का यूज करने से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज होता है उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू ए फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये तीन तरीके का ऐसा हो सकता है, यानी कि तीन तरीके से ऐसा हो सकता है कि फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर यूज करने से अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसको तो बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर। अगर टोटल प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर। अगर एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज करने से टोटल प्रोडक्शन कम होता है उसको डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर यूज करने से टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग, घटेगा तो डिमिनिशिंग, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा तो कांस्टेंट है। इसके अंदर है ना कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि कुछ थ्योरीज दी गई जो हमें पढ़नी जरूरी है। वेरिएबल फैक्टर वाले में आता है ये, तो एक आता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको CES के नाम से बोलूँगा तो आप समझ जाना। तो CES इकोनॉमिक्स में है ना प्रॉपरली प्रोडक्शन फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन दोनों का कॉम्बन होता है, यानी कि इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ते हैं, यूटिलिटी। आपको पता हो प्रोडक्शन फंक्शन जो है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है और यूटिलिटी फंक्शन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दो चीजें होती हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, एक में चेंज होने से दूसरे में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब्स्टिट्यूशन ही कहलाता है। हो जाए नहीं हो जाएगा। तो जो आपका CES है इसमें कंट्रीब्यूशन किया था मैकेंजी ने बोला, आप बोल सकते हो, हिक्स ने बोल सकते हो, रॉबिन्सन ने बोल सकते हो, ठीक है। आइए क्या होता है ये पढ़ लेते हैं एक बार, देखिएगा। इट इज प्रूव दैट पर्टिकुलर क्लियर पिक्चर हाउ टू मूव द बिटवीन डिफरेंट मोड या टाइप ऑफ प्रोडक्शन, कि डिफरेंट यानी कि कोई भी बिजनेसमैन कैसे, जैसे हमने बोला टाइप ऑफ प्रोडक्शन को सिलेक्ट करता है, वो इसमें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो इस कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एग्जांपल आते हैं, कुछ थ्योरी आते हैं, वो हम पढ़ते हैं। वही एक प्रोडक्शन वाला और एक यूटिलिटी वाला, दो ही हम पढ़ेंगे। आइए, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है सर, ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसमें प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि उसने कितना प्रोडक्शन करना है, कौन सी गुड्स को कौन से फैक्टर का यूज करना है, लेबर का यूज करना है, कैपिटल यूज करना है, जिससे उसका प्रोडक्शन टोटल बढ़ जाए। बस इसमें यही है, इससे अलावा नहीं है। लेकिन इसका पेपर में पूछा गया था PYQ में कि प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। और ये दिया किसने था, ये और याद रख लेना। ये जो दिया था, ये दिया था आपका जी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कौन सा, CES प्रोडक्शन फंक्शन जो इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था, सोलो ने। और इसके अलावा इसको मोस्ट पॉपुलर बनाने का जो श्रेय जाता है, आप बोल सकते हो किंग एरो या सेलरी, बिनहास और सोलो, ये चारों का नाम ले सकते हो आप। ये ध्यान रख लेना अगर पूछ रहे तो, ये इसका फॉर्मूला हो गया जी। और फॉर्मूले में ही पूछा गया था, ये इनके बारे में, यहाँ तक इनके बारे में पूछा गया था कि ये क्या रिलेशन है, इनका क्या रिलेशन होता है। तो जैसे कि आपको पता है क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, फिर आपका फैक्टर प्रोडक्टिविटी के बारे में बता रहा है ये। ए का मतलब यहाँ पर शेयर पैरामीटर होते हैं, ठीक है। और के का मतलब यहाँ पर कैपिटल, एल का मतलब यहाँ पर लेबर होते हैं। और जो ऊपर लिया गया है ये देखो, ये तो है इनपुट, क्या है ये इनपुट है जी। के और एल जो है ये इनपुट है, ठीक है। और ये है आउटपुट, क्या है आउटपुट, कि कैपिटल का यूज करने से कितना आउटपुट होगा और लेबर का यूज करने से कितना आउटपुट होगा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। KL जो प्राइमरी प्रोडक्शन फैक्टर देखे, या इनपुट फैक्टर बोलो या इनपुट बोलो, भाग एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये इसकी एब्रीवेशन थोड़ा याद रखना है, इस फॉर्मूले में क्या क्या आएगा। फिर आता है जी यहाँ पर पेपर में अलग से पूछ सकता है कि सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर बताइए CES प्रोडक्शन फंक्शन में, तो आपको ये याद रखना है। P आप बोल सकते हो कि ये सिग्मा -1 डिवाइड बाई सिग्मा। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला बताइए, आप बोल सकते हो कि सिग्मा कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस P।
और एक आता है ये जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से था, थोड़ा सा करेक्ट मैं आपको बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा है, तभी तो मैंने ये आपको करवाया है, थोड़ा हटके टॉपिक है लेकिन ये पेपर में पूछा गया था इसलिए यहाँ से करवाया, 2-3 बार आ लिया इसका क्वेश्चन। तो देखा डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, इसकी सर होमोजेनिटी यानी कि एक लेबर स्किल्ड है, स्किल्ड ही रहेगी, याद रख लेना ये। तो अगर वी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी को शो करता है, अगर वी बराबर है 1 के तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर वी कम है 1 से कांस्टेंट रिटर्न टू डिक्रीज, वी 1 से कम है तो डिक्रीज, ज़्यादा है तो इंक्रीज वरना कांस्टेंट। ये रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो पेपर में अपना और आता था CES प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, ये क्या एग्जाबिस्ट करता है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं सर CES प्रोडक्शन फंक्शन को, एग्जाबिस्ट कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसको दिखा रहा है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, जिसको CS बोलते हैं, बिटवीन द कैपिटल और लेबर के बीच में। लियोनटिफ, लीनियर, कोप डगलस, इन तीनों के बारे में आगे डिटेल से आपको कराऊंगा। पहले प्रोडक्शन फंक्शन कर लेते हैं, फिर यूटिलिटी फंक्शन करेंगे और फिर प्रोडक्शन फंक्शन के इनके बारे में आपको डिटेल से करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी, जैसे ये लॉन्ग टर्म के लिए था तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर सर, जहाँ पर P अप्रोच करता है 1 पर, वहाँ पर लीनियर या परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन फंक्शन का यूज किया जाता है। जहाँ P बराबर होता है सर 0 के, वहाँ पर कोप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन का यूज किया जाता है। ये पूछा गया था पेपर में जी कि कोप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन कहाँ पर यूज किया जाए, जहाँ पर P अप्रोच करेगा, P बराबर होगा किसके, 0 के। अगर P नेगेटिव है तो वहाँ पर लियोनटिफ या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सिंपल सी बात होगी, क्या होगी सर, अगर P 1 के बराबर है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, P नेगेटिव है, इन्फिनिटी है तो लियोनटिफ या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन फंक्शन। और लियोनटिफ मैंने बोला, लियोनटिफ लीनियर कोप डगलस के बारे में आपको डिटेल में अभी करवाऊंगा ही। तो आइए अब कर लेते हैं प्रोड्यूसर बात के में कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूटिलिटी फंक्शन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी यूटिलिटी फंक्शन कंज्यूमर की थ्योरी है। इसके अंदर जो फॉर्मूला है ये फिर इसका याद करना है। हाँ, इसके बारे में अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन अगर प्रोडक्शन का पूछ सकता है तो यूटिलिटी का पूछ सकता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा थोड़ा करवाया गया है। इसके अंदर आपको बताया गया ये सिग्मा होता है, ये एन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कोफिशिएंट दे रखे हैं, ए डैश ए आई बोलो A1 बोलो, आर शेयर पैरामीटर होते हैं, एस का मतलब यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, कंजप्शन गुड्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि क्या इसका शेप सा है, तो उस टाइप से हो जाएगा, ज़्यादा रट्टा मारने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद बात करते हैं CES एग्रीगेट होता है, आल्सो समटाइम इसको अमरिंगस्टन एग्रीगेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसी ने डेवलप किया था यूटिलिटी वाला, कब, 1969 के अंदर। ये होमोजेनियस प्रेफरेंस को डिनोट करता है। इसके अलावा इसका जो रिलेशन होता है वो किसने, इसके ऊपर किसने कंट्रीब्यूट किया था, आपका डिक्सिस था, स्टेगलिथ था, ठीक है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि इस ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये कि जो ECS है, सॉरी CES है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, इसमें 2 तरह की यूटिलिटी होती है। एक होती है आपकी बोल सकते हो कि कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। इसको इसी यूटिलिटी और आइसो इलास्टिक यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है ना, वो जो आपका शो कर रहा है वो कार्डिनल को शो करता है, और आइसो इलास्टिक यूटिलिटी वो आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी को शो करता है। कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आप यहाँ तक कर लोगे तो भी बात चल जाएगी। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस। यानी कि ऑर्डिनल में सर प्रेफरेंस होता है, कार्डिनल में लॉटरी सिस्टम होता है। अब जो मैंने प्रोडक्शन फंक्शन बताया था आपका, जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी के बारे में, उसके अंदर लियोनटिफ हमने पढ़ा था, कोप डगलस हमने पढ़ा था, वो थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। तो लियोनटिफ आपने पढ़ा था सर, ये नेगेटिव, जब P अप्रोच करता है नेगेटिव इन्फिनिटी को, तब इसका यूज किया जाता है। ये परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री के टाइम में यूज किया जाता है, टाइम में यूज किया जाता है, ये हमने पढ़ा था ना। तो वही है लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है सर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, कि सर सब्स्टिट्यूट नहीं होते बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होते, ऊपर पढ़ के आए थे, ठीक है। पूरा नाम लियोनटिफ का, वासले लियोनटिफ। लिमिटिंग केस है ये किस चीज़ का, कांस्टेंट इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन का, हमने पार्ट करके देख लिया। इसका फॉर्मूला भी देखिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन होप शो पूछ ले, तो ये हमने कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होता है मिनिमम, और Z1 का मतलब, और Z2 का मतलब होता है यूटिलिटी क्वांटिटी ऑफ इनपुट है ये तो, और ये जो दे रखे ये आउटपुट दे रखे, ठीक, कंस्टेंट दे रखे। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया इस फॉर्मूले को समझाने के लिए, बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार बनाती है, वो टायर भी बनाएगी, स्टीयरिंग भी बनाएगी। आपको पता है सर 4 टायर होंगे तो एक स्टीयरिंग बनाना पड़ेगा, यस या नो, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, आप ऐसे बोल सकते हो कि Z1 जो दिया गया है वो टायर के लिए दिया गया है, और Z2 दिया गया है वो स्टीयरिंग व्हील के लिए दिया गया है, ठीक है।
बस यही इसमें याद करने वाला था। इसके बाद आता है लियोनटिफ में यही पढ़ना है। कोप डगलस भी सर ये भी प्रोडक्शन फंक्शन है, लिमिटिंग केस है CES का, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल रिलेशनशिप, जैसे कि लियोनटिफ करता था बिटवीन द अमाउंट ऑफ द 2 एंड मोर इनपुट, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट के अंदर ये यूज किया जाता है, ठीक है। और ये कोप डगलस ने दिया था कब, 1927 से 1947 तक, ओके। इससे पहले फिलिप ने दिया था। आइए, इसका भी फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला आया हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हो प्रोडक्शन फंक्शन वाले के फॉर्मूले पूछे गए हैं, यूटिलिटी फंक्शन के अब तक फॉर्मूले नहीं पूछे गए। तो वाई का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, एल का मतलब लेबर, के का मतलब कैपिटल, और ये क्या है, कैपिटल लगाने से कितना आउटपुट होगा, लेबर लगाने से कितना आउटपुट होगा, ये कॉन्स्टेंट बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे ईयर देख रहे हैं, ईयर 365 दिन का होता है सर, ये 365.25 का मतलब आपको पता है सर, 4 साल बाद में 366 लीप ईयर बन जाता, तो ये एक साल को 4 भाग में डिवाइड कर दिया 25 में, ऐसा कुछ भी नहीं है और, ठीक है। अब दे रखा है इसके अंदर, पेपर में जो पूछा जाता है, ये जो दिया गया है ये स्केल बना के पूछा जाता है जी पेपर में, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप बोल सकते हो। जैसे ए आउटपुट होता है किसका, जब आप कैपिटल का यूज करते हो, कैपिटल का ही है ना, वेट ए मिनट, अल्फा बीटा बोल लो, ए बी बोल लो, एक ही बात है। हाँ, कैपिटल का यूज करते हो तो आपको अल्फा मिलता है, और बीटा यूज लेबर का यूज करते हो बीटा, तो दोनों का यूज करके प्रोडक्शन एक से ज़्यादा एक है तो आप बोलोगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एक से कम है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, और एक से ज़्यादा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट कब होगा, जब परफेक्ट आप बोल सकते हो परफेक्ट कंपटीशन होता तब, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो PYQ पेपर में पूछा गया तो क्वेश्चन साथ में डाल दिया गया जी। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, देखिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द सर्टेन, कौन कौन से जम्पशन, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूएबिलिटी, स्पेसिफिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वहाँ पर एक पर्सन चौथा फ्लेक्सिबिलिटी देके पूछा गया था कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन के जम्पशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्शन टाइम। याद है या नहीं है, बोलो शाबाश, यहाँ पर आएगा प्रोडक्शन टाइम, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ देयर एग्जिस्ट एक्सेस, अगर मान लिया देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि किसी फर्म के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर सकती है लेकिन कम कर रही है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, लॉस होगा, बस यही बात है। फिर ये भी पेपर में आए हुए थे दोनों, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। वैसे स्टैटिक्स के अंदर भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और ज़्यादा कुछ नहीं, अलग टॉपिक है आप मान सकते हो, थोड़ा यहाँ पर डाल दिया तो थोड़ा बता देता हूँ। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या होता है, जब कंस्ट्रेंट किसी चीज़ को बाइंड किया जाता है, यानी कि जिसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका बाइंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है वो, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट कहलाता है। तो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या होती है सर, किसी की लेफ्ट हैंड साइड, जैसे थ्योरम नहीं मिलाते थे हम, जैसे कि A प्लस में B प्लस में C बराबर है 500 के, तो ये बराबर कैसे हुआ, तो ये दिखाना ही क्या कहलाता है, बाइंडिंग कंस्ट्रेंट कहलाता है। जिस थ्योरम को मैच करते थे, प्रूफ करते थे, वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर कुछ वर्ड हैं जो पेपर में पूछे गए थे, जैसे हैव शैडो प्राइस, यानी कि प्राइस जो दिया गया किसी वैल्यू का इक्वल टू जीरो, यानी कि प्राइस अगर इक्वल टू जीरो होता है तो उसको नॉन बाइंडिंग बोलते हैं, और जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो उसको बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। स्लैक, कमी, कंस्टेंट से कम है या कंस्टेंट से सरप्लस आपके पास, तो ये इसके अंदर आएगा, और इसमें कोई स्लैक या कोई सरप्लस नहीं होता सर, बराबर होता है। या फिर चेंजिंग राइट हैंड साइड वैल्यू, यानी कि चेंजिंग इन द राइट हैंड साइड, इनके नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑप्टिमम सोल्यूशन, कि सर ऑप्टिमम सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर राइट हैंड साइड में कोई चेंज होता है, तो किसमें, नॉन बाइंडिंग में, जबकि बाइंडिंग में चेंज पड़ता है। बस ये थोड़ा सा कुछ था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की कि आपको थोड़ा ये रिलेट कर पाओ। लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन बार बार तीसरी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अलग अलग जगह से डेटा उठाया गया है तो थोड़ा सा समझाने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया जाता है। फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का जब यूज किया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन में जिस रेशियो में चेंज होता है वो आप बोलते हो वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। जैसे के अंदर वही दिया गया, पहले एक लैंड है, 2 लेबर है, फिर 2 लैंड, एक लेबर है, 2 लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, फिर 2 एकड़ लैंड है तो 2 लेबर लगा दी, रेशियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। लो वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, वही लो वेरिएबल, जब इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा हो तो इंक्रीजिंग, इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम हो तो डिक्रीजिंग, और इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हो तो कांस्टेंट होता है। बस
लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन के 3 पार्ट हो गए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या क्या नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न के नाम से जाता है, या डिमिनिशिंग रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। एच.आर. वेरन ने बोला है क्या कि सर ये कोई लॉ नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, बल्कि ये एक तरह का फीचर है किसका? प्रोडक्शन प्रोसेस का, हर प्रोडक्शन प्रोसेस का। अजम्पशन देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया गया इसके अंदर? वन ऑफ द फैक्टर इज वेरिएबल, अदर सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होगा, बाकी सारे के सारे फिक्स हो गए शॉर्ट रन में। और वेरिएबल फैक्टर जो होता है वो होमोजीनियस या नेचर का होता है, इसकी लेबर जो स्किल्ड है स्किल्ड, अनस्किल्ड है तो अनस्किल्ड है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा और प्रोपोर्शन में चेंज हो सकता है सर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज भी डिफरेंट प्रोपोर्शन में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बना के दे रखा है, आपको समझ में आ ही गया होगा, तो थोड़ा सा देखिएगा। इसके अंदर देखो क्या कुछ दिया गया है, थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे ये स्टार्टिंग होता है 0 से, सर प्रोडक्शन कुछ भी नहीं, अगर किसका कोई भी यूज़ नहीं करोगे आप तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि सर मार्जिनल प्रोडक्शन, पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते जो हमने ऊपर करके आए थे। सर मार्जिनल प्रोडक्शन पहले मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पर आएगा, एवरेज प्रोडक्शन नीचे होता है उससे, ठीक है। फिर एक पॉइंट पर यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर, प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, ठीक है। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, वहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। फिर ये मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये क्या है? ये गिरता रहता है, लेकिन पॉजिटिव रहता है। एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस ये सिंपल है। सेकंड स्टेज को बेस्ट स्टेज माना जाता है, क्योंकि देखो अगर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब एमपी बढ़ता है, और पॉजिटिव तो है ही है, पॉजिटिव तो देखो यहाँ तक है एमपी, यहाँ से लेके और यहाँ तक। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, वर्डिंग सुनना मेरी, मैंने बोला एमपी बढ़ रहा है, पॉजिटिव के साथ साथ बढ़ रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा ई पॉइंट तक। अब एमपी गिरना स्टार्ट होगा, लेकिन पॉजिटिव है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और जी तक मैक्सिमम पहुंच जाएगा। एमपी नेगेटिव 0 हो जाता है तो टीपी मैक्सिमम होता है, एमपी नेगेटिव टीपी कम, ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। ये तो था एमपी और टीपी के बीच में रिलेशन। अगर एपी और एमपी के बीच में रिलेशन बताऊं तो जब एपी बढ़ रहा होता है, एमपी उससे ज़्यादा बढ़ रहा होता है। एमपी एपी को ऊपर से काटता है, और जहां पर दोनों काटते हैं वहां पर मैक्सिमम पॉइंट होता है, और वहीं से सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है फिर, ठीक है। और फिर एमपी गिर रहा होता है जल्दी से टीपी से, लेकिन टीपी हमेशा गिरता होता है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहता है। एमपी जब 0 होता है तो वहां पर ये मैक्सिमम होता है, वहां से थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेज एंड कहां पर होगी, सेकंड स्टार्ट कहां पर होगी? जहां पर एपी और टीपी बराबर, एपी और एमपी बराबर होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रख लेना। थोड़ा होप सो आपको समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं दे रखा। नेक्स्ट वन देखिए फिर अपना, हाँ जी। अब यही चीज़ें जो इस चार्ट में दी गई है ना, वही मैंने आपको बताई है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। वेट ए मिनट, हाँ जी। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 सब बताया गया है। तो स्टेज 2 को बेस्ट क्यों माना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि अगर स्टेज 1 में ही प्रोडक्शन रोकेगा ना, अभी तो बढ़ रहा है, ठीक है, नो डाउट एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है। तो अगर मान लिया कि आपने बिजनेस शुरू किया और पहले ही 6 महीने में आपको प्रॉफिट होता है, बिजनेस बंद करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करोगे सर। मैक्सिमम रीच पे पहुंचोगे तब जाके आप बिजनेस बंद करते हो, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि जब तक एमपी पॉजिटिव होती है तब तक बिजनेसमैन बिजनेस करता रहता है। जैसे ही एमपी 0 होती है, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, उसके बाद उसको बिजनेस करना कोई बेनिफिट नहीं देता, ठीक है। कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है? कोज ऑफ एप्लीकेशन, इंडिविजुअलिटी ऑफ द फैक्टर आप बोल सकते हो, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद चेंज इन दी फैक्टर रेशियो आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आता है ये, इसके बाद आता है पोस्टमेंट। कहाँ पर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, इनके पोस्टपोन हो जाता है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो जी फिर तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, या फिर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो लेबर की जगह कैपिटल की जगह लेबर यूज कर दिया, फिर शॉर्ट टर्म वाला रूल लागू नहीं होगा, तो वहां पर बढ़ेगा। तो ये 2 पेपर में पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि पीवाईक्यू का कुछ दिया गया, ये दिया गया सेकंड स्टेज को सर बेस्ट स्टेज माना गया है, ये आपको पेपर में पूछा गया था। या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं किसमें सर? शॉर्ट टर्म में एक वेरिएबल फैक्टर और बाकी फिक्स फैक्टर होते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दिया गया था जी इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ओके। तो बस यही था अपना सारा, और ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। थोड़ा सा स्पीड तो रखी इसकी, लेकिन होप शो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ, आगे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट हम करेंगे बाद में।
अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम का वहाँ पर सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद नोटिस करना, थोड़ा सा ये देखना, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल होता है इनटू द मोस्ट वाइबल यूनिट। फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर दे रखा है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी शायद मे बी डिविजिबल ही आएगा, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ये रहा एप्लीकेशन, शॉर्ट टर्म मेनली ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन। अच्छा, शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग देखें, इसलिए इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर का मतलब होता है एक लैंड होती है और एक लेबर होती है, ये बात होती है। ठीक है, ठीक है। तो होप सो ये आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।